नमस्कार, देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिदिन की भांति राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। आज सर से हम समझने का प्रयास करेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि विपक्षी दल की जो महाबैठक हो रही है बंगलोर में, सर उसका क्या प्रभाव आने वाले समय में देश की राजनीति और बिहार की राजनीति पर पड़ने जा रहा है, सर बताएं। देखिए, ये विपक्षी पार्टियों की एकता को लेकर यह दूसरा पड़ाव है। 23 जून को जब पटना में आयोजन हुआ था, उसी समय यह तय हुआ था कि दूसरी बार हम लोग मिलेंगे और उस पर कुछ एजेंडे पे बात होगी। मतलब कॉमन सिविल प्रोग्राम हो या कोई कॉमन एजेंडा हो, इन सारी मुद्दों पर बात होगी। वो पहली मुलाकात थी और ये मेरा मानना है कि दूसरी मुलाकात जो पहले हिमाचल में तय था, बाद में ये हस्तक्षेप या दूसरे बदलाव करते हुए बेंगलुरु में आज 17 और 18 को मेन इनकी बैठक होगी। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं, तेजस्वी की जाने की सूचना है लेकिन पुष्टि इसकी नहीं हो पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने बेंगलोर में ये बैठक कराने का घोषणा किया था या जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका थी, उनकी पार्टी ही टूट गई है। मैं शरद पवार की बात कर रहा हूँ। एनसीपी अब 2 खेमे में बट गई है। ये बड़ा खेमा महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर या शिवसेना के दूसरे गठबंधन के साथ मिलकर वहाँ सरकार में शामिल है और शरद पवार के भतीजे वहाँ डिप्टी सीएम के तौर पर वहाँ कार्यरत हैं। वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये माना जा रहा था कि संयोजक नीतीश कुमार होंगे इस बैठक के बाद, बेंगलुरु बैठक के बाद। लेकिन मुझे संदेह है, चूँकि थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया है। श्रेय लेने की जहाँ तक मसला है कि विपक्षी एकता को लेकर जो श्रेय लेने की बात नीतीश जी या लालू जी के सर मढ़ा जा रहा था, वास्तव में नीतीश जी ने पहल भी किया था, लालू जी ने पहल किया था, तभी तमाम दल इकट्ठे खड़ा हुए थे। लेकिन अब एक नई भूमिका सोनिया गांधी को लेकर है। सोनिया गांधी बेंगलुरु में रहेंगी, फिर सोनिया गांधी नेक्स्ट 18 की रात में भोजन पे सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं को बुलाई है। मेरा कहना है कि अचानक सोनिया का स्क्रीन पर आना और नेतृत्व के जगह बदला जाना, मतलब नीतीश के हाथ में या लालू के हाथ में हो, किसी अन्य नेताओं के हाथ में न होकर अब सीधे तौर पर कांग्रेस और खासकर सोनिया गांधी इसका नेतृत्व संभालेगी, ये बड़ी खबर है। मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर विपक्षी पार्टियों में थोड़ी सी अनबन थी कि ये नेतृत्व संभालने के लायक नहीं है, या उनको लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर एक असहमति थी। सोनिया गांधी के इस भूमिका में आने के बाद वो असहमति खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और शायद कांग्रेस बड़ा स्ट्रेटेजिकली इस काम को अंजाम दे रहा है। इसका असर भी हुआ है सर, अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए कांग्रेस ने एक पहल किया कि ये सेवा बदलाव का जो अध्यादेश है केंद्र सरकार ने लाया है, उस पर अब ये कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस आपके साथ है कि उस अध्यादेश का विरोध करेंगे। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है, चूँकि आपको लेकर आप और कांग्रेस के बीच में जो तनातनी थी वो अब खत्म नज़र आ रही है। अलग बात है कि दिल्ली पंजाब में ये लोग क्या करेंगे, आने वाले समय में पार्टी और सीटों का तालमेल क्या रहेगा, एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात कि ममता बनर्जी का अभी पंचायत चुनाव में जो एक बेजोड़ जीत हासिल हुई है, तो जाहिर है कि उस जीत से ममता का कद और बढ़ा है। ममता का कद बढ़ा है, उनका मिजाज में बदलाव आएगा और उस मामले में वो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में स्वीकार नहीं करेगी। अब ये कितना हद तक उनको कंट्रोल किया जा सकता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने रात्रि भोज, सोनिया के साथ रात्रि भोज में मिलने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में जाऊंगी लेकिन मैं सीधे फिर कोलकाता या वहीं रात्रि विश्राम करूंगी, मैं सोनिया के रात्रि भोज में शामिल नहीं हूँ। सर गठबंधन है आखिर कि सब बैठते साथ में लेकिन साथ आने को तैयार नहीं। नहीं, ये थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि चीज़ें अजीब तरह से है। क्योंकि केक का बंटवारा जब होगा, केक के किस हिस्से को कौन लेगा, कितना हिस्सा किसके जिम्मे जाएगा, क्योंकि केक तो एक ही है, सत्ता एक ही है। लोकसभा चुनाव में सबको अपना शेयर चाहिए और इस शेयर का बंटवारा कैसे होगा ये आसान नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की ये पहल की सराहना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जिस दमोखम के साथ वो अपनी तैयारी कर रही है, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ,
उस अनुसार, उस परिप्रेक्ष्य में, उस सापेक्ष जो नया गठबंधन बन रहा है, जिनका नाम अभी तय होना बाकी है, उस हिसाब से ये एक अच्छी पहल आप मान सकते हैं। और इसका श्रेय भले सोनिया आज ले लें, लेकिन इसका श्रेय आपको नीतीश और लालू को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार यहाँ अग्रणी भूमिका में है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, अगर विपक्ष 1+1 जो कल चर्चा होगा, वहाँ सूत्र बता रहे हैं कि 1+1 की चर्चा हो रही है कि जो विपक्षी दल है एक प्रत्याशी ही खड़ा करेंगे। सर, इसका बीजेपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बीजेपी को सत्ता में रोकने में विपक्ष कामयाब हो पाएगा? सर, मैं इसी बात को 1-to-1 आप कह रहे हैं, लेकिन इस बात को तय करना आसान नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब कि तब क्या कांग्रेस बंगाल से अपना दावा ख़त्म कर लेगी? क्या उत्तर प्रदेश से कांग्रेस अपना दावा ख़त्म कर लेगी? क्या बिहार से कांग्रेस अपना दावा ख़त्म कर लेगी? इन तीनों राज्यों में, जिसकी मैं अभी फॉर एग्जाम्पल चर्चा करना चाहता हूँ, ये क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। राष्ट्रीय स्वरूप की पार्टी तो कांग्रेस है। अब आप अपने राष्ट्रीय स्वरूप की कीमत पर इन पार्टियों से आप यदि क्या कह लगते हैं, एक मोल जोल के जगह अपनी चीज़ों को न्यौछावर करना चाहते हैं, तो एक राजनीतिक भूल होगी। क्योंकि कांग्रेस बरसों बरस की पार्टी है। हाँ, कांग्रेस बिल्कुल कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद उनका, तो ये चीज़ सारी चीज़ों को समेटते हुए 1-to-1 कहना आसान है कागजी तौर पर, भाषण के तौर पर, लेकिन इसके लिए ये पार्टियां कितना तैयार होगी, क्योंकि कांग्रेस को बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। और सब कुछ तो सत्ता के लिए हो रहा है। जब आज त्याग कर देंगे और आपकी संख्या बल संसद में कम होगी, तो फिर सवाल उठेगा कि फिर नेतृत्व तो आपके हाथ में क्यों रहेगा? तो ये बड़ा सवाल है, समय लगेगा, लेकिन इस पहल की सराहना जरूर करनी चाहिए। तो विपक्षी एकता पर जो कल महाबैठक हो रही है, इस पर सर ने अपना विश्लेषण दे दिया है और हमारे दर्शक कमेंट कर इस पर बता सकते हैं। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।